Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Organization, and in this video we are going to discuss about the merit and demerit of cooperative society या cooperative form of organization. राइट, इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इसके अपार्ट हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। राइट, इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म अप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now we are starting with the first advantage, that is easy formation. So cooperative society का जो formation है वो easy है as compared to your company. Right, कंपनी हमने देखा बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है जो आपको फॉलो करनी होती है, बट अगर आप ये फॉर्म अप करना चाहते हैं तो आपको ये है कि आपको इसको रजिस्टर कराना होगा अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसके अलावा आपके पास 10 मिनिमम जनरल मेंबर है वो होने ही होने चाहिए अगर आप इसे फॉर्म अप करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इतनी कोई लीगल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी इसको फॉर्म अप करने के लिए, तो ये एक एडवांटेज है आपकी, दैट इज योर इजी फॉर्मेशन। नेक्स्ट यार दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। आपको पता है यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, मतलब कि जितनी कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट की है उतनी ही लायबिलिटी आपकी होती है। ये नहीं है कि जैसे सोल ट्रेडर में देखा, पार्टनरशिप में देखा कि लायबिलिटी क्या अनलिमिटेड है, कोई नुकसान हो तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसे पूरा करना पड़ जाए तो आपको करना पड़ेगा, तो ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड होती है। मूविंग टू नेक्स्ट यार दैट इज सर्विस मोटिव। यहाँ पे जो मोटिव है आपका वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना। यहाँ पे आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि वेलफेयर प्रमोट करना है। जो आपके मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, अपने वेलफेयर के बारे में सोचना, सबके वेलफेयर को लेके चलना, ये एक इसका मोटिव है। तो एक बहुत ही अच्छा मोटिव है। ये अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रही है अपार्ट फ्रॉम दोस ऑर्गेनाइजेशन हु आर जस्ट फोकसिंग ऑन मेकिंग प्रॉफिट। तो ये क्या है, एक एडवांटेज है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। यहाँ पे आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता एज यहाँ पे क्या है आपका वेलफेयर मोटिव है या सर्विस मोटिव जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट ईयर कम दैट इज स्टेट असिस्टेंट। स्टेट असिस्टेंट या गवर्नमेंट असिस्टेंट, मतलब कि गवर्नमेंट भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करती है, प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है, इनको जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है। जिस तरीके का भी कंसेशन है, टैक्स में हो या सब्सिडीज हो, ये सारी चीज़ें भी इनको प्रोवाइड करती है। इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन अगर इनको ज़रूरत है वो लचीले भी कर देती है, फ्लेक्सिबल भी कर देती है, ताकि इन्हें प्रॉब्लम ना हो अपने एग्जिस्टेंस पे, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है और ये भी सोशल वेलफेयर के काम करती है। तो इनको क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी प्रमोट करती है, अपनी तरफ से भी मदद जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक बेनिफिट अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाह रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो प्रॉपर मिलेगा। नेक्स्ट हेयर कम्स द एडवांटेज दैट इज ओपन मेंबरशिप। आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप क्या है, ओपन है, मतलब कि जो मेंबर है वो विलिंगली आते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। और अगर आप लीव भी करना चाहते हैं देन टू आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप नहीं लीव कर सकते, तो वॉलंटरी एसोसिएशन है, यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। तो ये भी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लास्ट ईयर दैट इज सप्लाई ऑफ गुड एट चीपर रेट। यहाँ पे जो आपको गुड्स मिलते हैं वो रीजनेबल रेट में या चीपर रेट में मिलते हैं, ऐसा कोई हाइप नहीं है। ऐसे हमने देखा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहाँ पे बेसिक मोटिव क्या होता है कि कंज्यूमर को बल्क में जो लोन नहीं ले सकते हैं वहाँ पे वो एक सोसाइटी फॉर्म करके, मतलब एक पर्सन बल्क में नहीं ले सकता, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करके वो बल्क में ले सकते हैं, फिर वो अपने मेंबर्स उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस में। तो ये भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये सारी आपकी एडवांटेज या मेरिट जो है वो हो जाएंगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। नेक्स्ट हम बात करने वाले कौन कौन से डिसएडवांटेज या डीमेरिट हैं अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को देख रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट हेयर कम दैट इज लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस। मतलब लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस क्या है कि जो लोग होते हैं आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जरूरी ये है कि जो बिजनेस का एक्सपीरियंस हो उनका अच्छा हो या उनको बहुत ज़्यादा बिजनेस का एक्सपीरियंस हो। ऐसा जो माइग्रेंट है, वो स्मॉल है, मेनली ऐसे ही लोग होते हैं जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इनके पास वो टाइप का एक्सपीरियंस हो जो स्किल्ड और जो क्वालिफाइड लोगों के पास होता है। तो एक ये मात खा जाता है यहाँ पे कि बिजनेस एक्सपीरियंस का जो है वो एडवांटेज आपको नहीं मिल पाता है हाई लेवल, तो ये भी आप याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट ईयर दैट इज लैक ऑफ सिक्रेसी। एज बहुत सारे मेंबर्स हैं जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, डेटा जो है रिवील करना होता है, और आपने रजिस्टर कराया आपको, तो आपको अपना अकाउंट जो है वो सोशल भी दिखाना होता है, ऑडिटिंग वगैरह ये सब भी आपकी होती है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप सिक्रेसी देख रहे हैं कि आपको सिक्रेसी मेंटेन करने को मौका मिल रहा होगा, तो वो यहाँ नहीं है जो आपको सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में मिलता है।
तो ये भी आपकी क्या एक डिसएडवांटेज है कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हियर दैट इज लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल मतलब क्या है कि जो जितने मेंबर है बस उतने ही मेंबर लोग क्या करते हैं अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसा ज़्यादा अमाउंट नहीं आ पाता, क्योंकि वो जो मेंबर है वो भी आपने देखा कि वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, तो वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कैपिटल क्या है ज़्यादा नहीं हो सकते एज कम्पेयर टू योर कंपनी बहुत कैपिटल, लेकिन यहाँ पे उतनी कैपिटल नहीं है। तो ये लिमिटेड कैपिटल का भी जो सीन है, जो एक डिसएडवांटेज है, वो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपके रिजिड है। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर कराना, गवर्नमेंट भी आपको असिस्टेंस दे रही है, तो गवर्नमेंट का भी आप पे कंट्रोल है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए रिजिड हो जाते हैं, आपको फॉर्मेलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा पूरी करनी पड़ जाती है। तो ये भी हम देखें एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए एक डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है, दैट इज रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज इनसफिशिएंट मोटिवेशन। इनसफिशिएंट मोटिवेशन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है आपने जितनी कैपिटल करी है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही कम जो डिविडेंड है वो मिलता है, या आपको डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे बहुत कम मिलता है इन केस ऑफ योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लोगों का मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही इनसफिशिएंट मोटिवेशन होता है, लोगों को पता है उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो वो एक डिसएडवांटेज आपकी कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। मूविंग टू लास्ट हियर दैट इज करप्शन। करप्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखने को मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फॉर्म की जा रही है एक सोशल वेलफेयर के लिए, एक कि सबका वेलफेयर हो पाए, बट ऐसा नहीं है कि हर बार यही चीज़ देखने को आपको मिली। बहुत जो एक डार्क साइड है वो भी जो इन सोसाइटी से रिलेटेड है वो ये है कि यहाँ पे करप्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, लोग करप्शन में इंगेज हो जाते हैं, या जो लोग बाहर के लोग हैं वो इन लोग को कहीं ना कहीं इस नज़र से या इस चीज़ों से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो क्या है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये भी आप याद रखेंगे, दैट इज द लास्ट फीचर दैट इज करप्शन, राइट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की क्या आपकी मेरिट हैं या एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, मतलब कि कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर जब एक कॉर्पोरेशन के साथ एक सोसाइटी को, एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये जो कंज्यूमर होते हैं, हो सकता है कि लाइक बहुत सारे कंज्यूमर है जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं कि उन्हें अच्छे क्वालिटी गुड नहीं मिल रहा है, या उनको ठगा जा रहा है, उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो सब आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक कंज्यूमर के लिए तो ये नहीं कि वो होलसेल पे सामान खरीद के आए, उसे बेचना थोड़ी ना है, होलसेल में सामान आपको ज़्यादा लॉट पे मिलेगा। लाइक एक प्रोडक्ट आपको चाहिए, आपको तो एक क्वान्टिटी चाहिए, लेकिन वो जो देंगे प्रोड्यूसर वो आपको होलसेल में देंगे, तो बल्क ऑफ क्वांटिटी में देंगे। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि जब बहुत सारे लोग होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, होलसेल प्राइस में, होलसेल अमाउंट में ला सकते हैं और आपस में क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भी अच्छी क्वालिटी गुड मिल जाएंगे और रीजनेबल प्राइस में भी आपको क्या होगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यही होती है आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब बहुत सारे कंज्यूमर आपस में मिलकर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं और प्रोड्यूसर से डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एट होलसेल प्राइस, और बाद में उसी मेंबर जो उसके जुड़े होते हैं या नॉन मेंबर को भी अगर देना चाहे तो वो सेल आउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मिडिल मैन चला जाएगा, तो जो प्राइस हाइप हो रहा था वो नहीं होगा, एक रीजनेबल प्राइस एंड अ गुड क्वालिटी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए होती है ये कंज्यूमर सोसाइटी, दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव। मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर से आता है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, वो मिलकर इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर को क्या होता है, कभी कभी दिक्कत होती है, जैसे जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है उनको तो प्रोडक्शन के लिए सामान लेने में दिक्कत नहीं होती, उनके पास बहुत पैसा है, कैपिटल है, तो वो ले सकते हैं आराम से। लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर उनके पास ना पैसा नहीं है सच, और उनको भी वो चाहिए कि वो अच्छे क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाए प्रोडक्ट को, तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर आपस में मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकते हैं। जब अमाउंट ऑफ कैपिटल की पूलिंग होगी तो वो जो मशीन जो उनको एक को लेना महंगा पड़ रहा था, वहाँ पे सब लोग मिलके वो मशीन्स को ले सकते हैं। देन उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। हर एक बंदा अपना प्रोडक्शन कर सकता है या मिलकर वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो एक बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि आपको नहीं मिल पा रही है चीज़ें, आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, वो फैसिलिटीज़ आपको मिल जा रही हैं, और जो प्राइस ओवर हाइप हो रहा था वो भी आपको नहीं हो रहा, रीजनेबल प्राइस पे वो मशीन्स वगैरह खरीद पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बेनिफिट होती है। तो ये हमने डिस्कस कर ली कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर दैट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स क्या, हमने पहले पढ़ा कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। जब प्रोड्यूसर आपस में मिलकर, लाइक सपोज करें फार्मर हैं, वो लोगों ने आपस में मिलकर फॉर्म कर ली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब मशीन लेके वो आराम से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं,
आप उनको वो चीज़ सेल आउट भी करनी होगी, उनकी मार्केटिंग भी करनी होगी ताकि उनको प्राइस मिल पाए, अच्छा रेट पे वो मार्केट को बेच पाएँ। इसीलिए आपकी आ जाती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। वही लोग प्रोड्यूसर जो है वही लोग एक ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, या उनमें से कुछ लोग जो इस चीज़ में आना चाहते हैं वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको जरूरी नहीं कि आप मिडिल मैन के थ्रू अपने गुड्स को सेल आउट कराएं, आप खुद इतना एडवर्टीजमेंट और इन सब चीज़ों का कैपिटल लगा के अपने प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे बेच सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो फॉर्म की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग आउट योर प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, ताकि आपको कोई मिडिल मैन आके आपके साथ क्या करे, धोखाधड़ी ना करे और आपको अपना सही प्राइस ना मिल पाए, ये चीज़ ना राइज हो। तो ये भी याद रखेंगे, दैट इज़ योर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट ईयर दैट इज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स मतलब क्या है, हाउसिंग मतलब हाउस प्रोवाइड करने से रिलेटेड ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। मतलब ये मोस्टली अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलती हैं, शहरी इलाकों में आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत लोग होते हैं यहाँ पे ज़मीन लेने में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये अपने मेंबर्स को कलेक्ट अप करती है और लैंड जो है ये लोग देखते हैं, लेते हैं एक साथ मिलके, और फिर वो मेंबर्स को क्या होता है, जो भी मेंबर उसके होते हैं वो उनको सेल आउट कर दिए जा सकते हैं रीजनेबल प्राइस। हो सकता है आप उन्हें प्लॉट दे दे अलॉट कर दे, फिर वो अपना हाउस खुद बना सकते हैं, या तो आप बड़े बनाए हाउस जो है वो अपने मेंबर्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी उनके लिए कि वो कैसे हाउस को सिलेक्ट करें, या हाउस लेने में भी दिक्कत हो रही है, या फिर हो सकता है आपको लीगल प्रोसेस में भी दिक्कत हो रही है कि वैलिड है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ों से ये आपको बचाता है, दैट इज़ योर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। लास्ट ईयर दैट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो क्रेडिट को मतलब कि लोन को देने के लिए फॉर्म की जाती है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है लोगों को कि वो छोटे लोगों को कि वो कैसे लोन ले पाएँ, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वो कैसे रीजनेबल रेट पे लोन को ले पाएँ या क्रेडिट ले पाएँ। इसके लिए क्या होती है, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है। लोग आपस में मिल के एक पूलिंग कर सकते हैं पैसों की, उसके बाद फिर वो अपने मेंबर्स को उसको क्रेडिट पे दे सकते हैं, रीजनेबल इंटरेस्ट पे दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फॉर्म अप कर सकते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एक एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है, एक नॉन एग्रीकल्चर होती है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो भी आप क्रेडिट दे रहे होते हैं वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, मतलब कि फार्मर्स को दे रहे होते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर क्या होती है, जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं या जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो सब मिलकर इसको फॉर्म करते हैं और उनको वो ये पैसा देते हैं जो जिनको नीड होती है उस पैसों की, है ना। इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, लाइक एम्प्लॉय क्रेडिट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बैंक, ये सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म अप होती हैं ताकि जो लोन फैसिलिटी या क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो स्मॉल लोगों को, स्मॉल ट्रेडर को, लो इनकम ग्रुप लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत है उसको रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर पाएँ, प्रोवाइड कर पाएँ, राइट है। सो इसको भी आप याद रखेंगे। सो ये थी यहाँ पे आपके जो डिस्कस की हमने कि टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मीनिंग फर्स्ट कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। डिपार्टमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। जैसे आपने देखा यूनिवर्सिटी होती है तो उसका डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, मतलब बिल्डिंग अलग अलग है, सेक्शन अलग अलग है, वो क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या कि एक स्टोर, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कह सकते हैं एक बिल्डिंग, है ना। स्टोर पूरा एक स्टोर, एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है। उसमें क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट किस चीज के हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। लाइक एक डिपार्टमेंट आपका ग्रोसरी से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट आपका फूड से रिलेटेड है, एक डिपार्टमेंट आपका क्लोथिंग से रिलेटेड है। इस तरीके से क्या हो गया, अलग अलग मीन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो गए, वैरायटी ऑफ सर्विसेज हो गई, वो सारे क्या है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्वॉल्व हैं। इसको अगर हम सम अप करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर की मीनिंग समझ में आती है कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। रिटेल क्यों, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है यहाँ पे, बल्क में गुड, जैसे होलसेल क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं फिर कस्टमर को बेचते हैं, रिटेल दुकान खोल के, मतलब जो दुकानदार होते हैं रिटेल शॉपकीपर उनको बेचते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। तो ये क्या है, रिटेल है। आप वहां पे जाके एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं आपको बल्क में खरीदना होगा। तो ये क्या है, एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, हैविंग सेवरल डिपार्टमेंट एंड डीलिंग इन वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड, अलग अलग गुड्स से रिलेटेड, और ये आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे गुड एंड सर्विसेज पे डील कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ का कंट्रोल क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब जितना भी कंट्रोल है वो ये नहीं कि डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है, एक ही इंसान के पास या एक ही सेक्शन के पास वो पूरा कंट्रोल क्या होता है, वो होता है एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है जो पूरे सिस्टम को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है, गवर्न कर रहा होता है, राइट। सो ये हो गई आपकी मीनिंग कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि मेरिट या डीमेरिट मींस एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर को ओपन करना चाहते हैं या रन अप करना चाहते हैं। सो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेरिट, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ बल्क परचेज। बल्क परचेज करने के लिए बेनिफिट मिल जाता है आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में। क्या कि आप बल्क में अमाउंट लाते हैं, मतलब कि ह्यूज क्वांटिटी में आप गुड्स जो है वो लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप बहुत सारा सामान इकट्ठा लेके आ रहे हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो रही है, आपको बार बार नहीं लाना पड़ रहा है कि आपको बार बार किराया भाड़ा लगाना पड़ रहा है। साथ ही साथ जब बल्क में आप खरीदते हैं तो आपको जो प्राइसिंग होती है, जो कॉस्टिंग होती है गुड की, वो भी आपको होलसेल प्राइस में मिल जाती है, तो सस्ती पड़ जाती है। तो ये क्या है, एक एडवांटेज है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करने का। नेक्स्ट अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर की एडवांटेज देखें तो वो होती है वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे गुड एंड सर्विसेज जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं एक ही स्टोर है। मतलब आप जैसे ही डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइप का गुड खरीद रहे हैं, आपको सिर्फ कपड़े ही मिल रहे हैं। आप वहां जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें, आपको ग्रोसरी भी लेनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना, आपको फूड से रिलेटेड, आपको कपड़ों से रिलेटेड लेना, तो एक ही स्टोर में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट बेनिफिट, दैट इज वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यहाँ पे आ जाता है कन्वीनियंस ऑफ चॉइस। कन्वीनियंस ऑफ चॉइस क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, उनके भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनके भी अलग अलग टाइप की क्वालिटी और प्राइसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको जब इतनी सारी चॉइसेस मिले तो कन्वीनियंस ऑफ चॉइस, आप जो आपको बेस्ट लगता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर की। नेक्स्ट कम दैट इज सेंट्रली लोकेटेड। जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो ऐसी जगह में लोकेटेड होते हैं जो सेंट्रल प्लेस होती है, क्राउडेड प्लेस होती है या सिटी से रिलेटेड प्लेस होती है, वहां पे आपको डिपार्टमेंटल स्टोर देखने को मिलते हैं। तो आप इजिली ऐसी जगह पे जाके इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं और इजिली ये लोकेटेबल है, मतलब आप इजिली वहां पे पहुंच सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन से के थ्रू। तो ये भी एक एडवांटेज है जो आपको देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट कम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। तो लास्ट आ जाता है आपको कि क्या करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बार गुड बेच दिया इसका मतलब ये नहीं कि ओवर होगा, ये आफ्टर सेल सर्विसेज, जो प्री सर्विसेज है, वो सारी चीजें भी आपको क्या कहते हैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है जो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इनके डीमेरिट क्या है। अगर मेरिट्स हैं तो बहुत सारे डीमेरिट भी होंगे, राइट। सो उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट कम नीड फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल या हैवी कैपिटल। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक सेक्शन में डील कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए इतनी कैपिटल की जरूरत नहीं है। बट आप यहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कितना ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होता है। तो इन सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा कैपिटल जो है वो लगानी भी पड़ती है। फिर आप कस्टमर को अलग से सर्विसेज भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करें, तो उसके लिए भी, प्रमोशन के लिए भी, एडवर्टाइजिंग के लिए भी। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हैवी कैपिटल जो है डिसएडवांटेज हो सकती है आपकी इस केस में। नेक्स्ट कम लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, आप जो भी गुड खरीदना चाहते हैं या तो वो आप कैश पे खरीद सकते हैं या तो वो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो आपको नहीं देखने को मिलती है। तो वो सारे कस्टमर जो क्रेडिट में कुछ खरीदना चाहते हैं, राइट, या ईएमआई के थ्रू कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो सारी फैसिलिटी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में नहीं देखने को मिलती है या कम देखने को मिलती है। तो ये का एक डिसएडवांटेज आपका डिपार्टमेंटल स्टोर का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज हेयर, दैट इज ह्यूज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। या फिर क्या है कि ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, एडवर्टाइजिंग करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है, कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी, जैसे कि हमने बात की। तो डे टू डे ऑपरेशन में जो कॉस्टिंग लगती है वो ज्यादा हो जाती है यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर की। तो कैपिटल तो ज्यादा है ही, और साथ ही साथ इसको चलाने की जो डे टू डे कॉस्ट है वो भी आपकी यहाँ पे ज्यादा आती है। तो ये भी एक आपकी डीमेरिट है डिपार्टमेंटल स्टोर की। नेक्स्ट इज सुटेबल ओनली फॉर रिच क्लास। रिच क्लास के लिए सुटेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्राइस जो है वो हाइप होता है। मतलब कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्रोडक्ट का, उससे ज्यादा प्राइस जो है वो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में देखने को मिलता है। तो कस्टमर क्या करते हैं, नहीं जाना प्रेफर करते हैं। मतलब जो मिडिल क्लास के कस्टमर हो गया या हायर मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, तो ये लोग के रीच के आउट होता है, राइट। सो ये एक डिसएडवांटेज है आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर की। नेक्स्ट इज सेंट्रली लोकेटेड है। सेंट्रली लोकेटेड है तो एक एडवांटेज भी थी यहाँ पे कि आप इजिली यहाँ पे जा सकते हैं, एक क्राउडेड प्लेस में, सिटी में है, राइट। एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बट ये एक डिसएडवांटेज भी है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सम फैसिलिटीज। उनका घर बहुत दूर है या इतनी क्राउडेड प्लेस में जाने के लिए दे डोंट वांट टू अफोर्ड दैट कॉस्ट। तो ये भी एक है, सबकी रीच में नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रली लोकेटेड है तो ये भी एक डिसएडवांटेज आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर की। आज जो आती है वो आती है आपकी डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे आपने पता है लार्ज स्केल ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत ही बल्क क्वांटिटी में आप डील कर रहे हैं, तो इसका मैनेजमेंट भी बहुत ही ह्यूज होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें हैंडल करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना टाइम टू टाइम। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर का। सो यहाँ पे हमने देखा है कि कौन सी एडवांटेज है, कौन सी डिसएडवांटेज है, और इसके साथ ही साथ हमने
मीनिंग को भी डिस्कस किया है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मीनिंग फर्स्ट, दैट इज प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन क्या होता है? प्लांट लोकेशन, लोकेशन मतलब समझ में आता है एरिया कि कहाँ पे किसी चीज को स्टैब्लिश करना है, लोकेशन क्या है, जगह क्या है, ठीक है। लोकेशन मतलब वो। प्लांट का मतलब यहाँ पे पेड़ से नहीं है ना। प्लांट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप ले सकते हैं फैक्ट्री से या बिजनेस से ले सकते हैं कि बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, या अगर आपको कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो उसकी लोकेशन क्या होगी, बेसिकली वो होता है आपका प्लांट लोकेशन। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांट लोकेशन क्या है। सिंपल यही होता है कि प्लांट लोकेशन रिफर्स टू अ प्लेस और अ रीजन वेयर यू हैव टू सेट योर बिजनेस। अब प्लांट या फैक्ट्री, ठीक है। अब प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं या फैक्ट्री को डालना चाह रहे हैं तो उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आइडियल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके ही बेसिस पे आपकी फर्दर चीजें जो है वो डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो पेपर में अगर आता है प्लान लोकेशन तो आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है प्लांट लोकेशन डिसाइड करना, या इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना है। अब आपको पता है, आपने किसी खुद का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना, लाइक आपको कोई कैफे भी डालना है, तो आप सोचेंगे कि किस लोकेशन में मैं उस कैफे को डालूं, क्योंकि अगर आपने लोकेशन ही नहीं सही चुनी है तो ना तो वहां पे आपके कस्टमर आ रहे होंगे, ऊपर से आपने ऐसी लोकेशन चूज कर रखी है जहां पे आपका एक्सपेंस इतना ज्यादा आ रहा है, कॉस्ट इतनी ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है, मार्केट फैसिलिटीज नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो ये सारी चीजें से क्या आप बिजनेस रन कर पाएंगे, बंद हो जाएगा। तो बंद ना हो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट लोकेशन को बिल्कुल अच्छे से सोच के चले कि कहां पे बिजनेस को स्टैब्लिश करना है। अगर हम यहाँ पे एक एक करके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, पॉइंट्स आप पेपर में क्या लिख सकते हैं, सो उसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ पे आ जाएगा वो ये आएगा कि प्लांट लोकेशन इन्फ्लुएंस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मींस जो प्लांट लोकेशन होती है वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन डे टू डे एक्सपेंस जो आपके आ रहे हैं, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो उसमें रोज के कुछ ना कुछ तो खर्चे होते होंगे, तो उनके बढ़ने के चांसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है, उनके घटने के चांसेस को भी प्रभाव डालता है। इसके साथ ही साथ आपकी जो कैपिटल कितनी लगेगी, मतलब कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस फैक्ट्री को बिल्डअप करने के लिए, वो चीज क्या करती है, आपकी लोकेशन डिसाइड करती है। लोकेशन अच्छी है, ऐसी जगह पे जहां पे आपको इतनी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम आ रही है क्योंकि सारी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है वहां पे, तो वो चीज आपकी कम आएगी। तो प्लांट लोकेशन इस चीज को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इंपॉर्टेंस जो है आपकी प्लांट लोकेशन की वो ये है कि लोकेशन डिसीजन आर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म एंड आर नॉन रिपीटिव इन नेचर। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो अपना प्लांट लोकेशन का डिसीजन आप लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो डिसीजन है वो स्ट्रैटेजिक होते हैं, मतलब आपको एक स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग पूरी करके इसको आपको लेना होता है। ऐसे नहीं कि एक दिन में आपने सोचा हाँ ये लोकेशन डन, यहाँ पे मैं बिजनेस जो है ओपन कर रही हूँ, कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट, राइट। सो ऐसा नहीं होता, आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आपको देखना होगा, लॉन्ग टर्म एस्टिमेट करना होगा प्रेजेंट की सिचुएशन को रखते हुए कि क्या ये बेनिफिशियल होने वाला या नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म डिसीजन है, मतलब ये नहीं कि आपने आज बिजनेस शुरू किया कल को आप लोकेशन बदल देंगे, नॉन रिपीटिव इन नेचर। मतलब अगर आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, फैक्ट्री डाल दी, तो वो रिपीटिव इन नेचर है, वो वहीं पे स्टैब्लिश रहेगी। आपको चेंज करना है तो आप लोकेशन को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और स्विच करने में भी इतना इजी नहीं होता है, आपको फिर पूरा वो बिजनेस बंद करना होगा, सेल आउट करना होगा, या बिल्डिंग जो भी हो, राइट, वो बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो ये नॉन रिपीटिव इन नेचर, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंस है ये डिसीजन की इस वजह से। नेक्स्ट जो आता है वहां पे ये आता है कि इट फिक्सेस सम ऑफ द फिजिकल फैक्टर ऑफ योर प्लांट लेआउट। जो प्लांट लेआउट है, जो आपकी फैक्ट्री है, जो आपका बिजनेस है, उसके कुछ जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको फिक्स कर देता है। लाइक जैसे भी आपने बिजनेस सेटअप किया है तो वहां पे वेंटिलेशन जैसा हो पाएगा वैसा ही अरेंजमेंट हो पाएगा, हीटिंग जैसी है वहां पे, जैसा एटमॉस्फेयर है वहां पे, जैसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पे, जैसी मार्केट है, तो ये सारे फैक्टर जो है वो फिक्स हो जाते हैं जहां पे आपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। आप मार्केट नहीं बदलने को चले जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जितनी आपको लग रही है आपको उतना ही पे करना होगा, हीटिंग वेंटिलेशन जितना वहां पे आपको लगाना पड़ रहा है उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो वो चीजें क्या है यहाँ पे फिक्स हो जाती है। ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली आप उसको चेंज कर रहे हैं या वो चेंज होती जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के हम डिसीजन को लेते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आ रही है, ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, या वेंटिलेशन प्रॉपर है ही नहीं, वहां पे एयर अच्छे से पास हो ही नहीं रही है, लोग वहां पे काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ये कहीं ना कहीं फिक्स कर दे, जो लोकेशन जैसी होगी वैसी चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी, वो फिक्स है, तो ये फिक्स कर देता है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस डिसीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से लें। इसके अलावा जो भी प्लांट लेआउट की फैसिलिटीज है, जो कि भी उसका प्रॉफिटेबिलिटी है,
राइट, इस सारी चीजों को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप अच्छी जगह पे हैं, कॉस्ट प्रोडक्शन कम आ रही है, तो प्रॉफिट भी आपके बिजनेस का होगा, ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि क्यों आपके लिए प्लान लोकेशन डिसीजन लेना बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंस है कि आप अच्छा डिसीजन लें। राइट, इसके बाद हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स की। सो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद द फैक्टर्स। और फैक्टर्स को मैं ऐसे बोलूंगी कि आप लोग ये खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपको बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि हाँ मुझे पेपर में इसमें क्या लिखना है। सो पहला आ जाता है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप अपनी फैक्ट्री को वही डालना चाहेंगे जहां पे आपको रॉ मटेरियल मतलब जो आपको फिनिश गुड प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए होगा वो इजीली अवेलेबल हो। अगर आपने ऐसी जगह फैक्ट्री डाल दी है जहां पे रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है या आपको रॉ मटेरियल लाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये फैक्टर क्या करता है, एफेक्ट करता है। आप ऐसी जगह ही डालना चाहेंगे जहां पे रॉ मटेरियल क्या हो, अवेलेबल हो। इससे रिलेटेड बाकी और भी पॉइंट आ जाएंगे। आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फैसिलिटीज। ऐसी जगह भी डालना चाहेंगे जहां पे वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल हो। लाइक आपकी कोई इंडस्ट्रीज है, लाइक पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, केमिकल इंडस्ट्री होगी, यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री डालना चाहेंगे जहां पे वाटर जो है वो इजिली इनके लिए क्या हो, अवेलेबल हो, वो भी वाटर अच्छी क्वालिटी में भी अवेलेबल हो। तो वो सारे टेस्ट करने के बाद ही आप प्लांट लोकेशन को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जहां पे अवेलेबल होगी आपको वहीं पे आप जाएंगे। किस तरीके का ट्रांसपोर्ट आपके लिए कन्वीनियंट होगा, लाइक आपको रोड ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, रेलवे सस्ता पड़ रहा है या वाटरवे चल रहा है, तो उस डिसाइडिंग फैक्टर को लेते हुए भी आप क्या करते हैं, प्लान लोकेशन को डिसाइड करते हैं ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना आए। राइट, सो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। ऐसी जगह आप डालना चाहेंगे जहां पे मार्केट के करीब हो। लाइक अगर आपने बिजनेस ऐसी जगह एस्टेब्लिश कर दिया एक ऐसी एरिया में जहां पे मार्केट ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है, ना प्रॉफिट होगा, ना ग्रोथ होगी, ना एक्सपेंशन होगा, आपको बिजनेस आगे जाके बंद करना होगा। तो मार्केट एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि, और ये भी होता है कि आप जिस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या वैसी मार्केट वहां पे है या नहीं। तो मार्केट में भी आपको डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वैसी मार्केट है या नहीं। तो ये भी एक फैक्टर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, फैसिलिटीज फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट जो हो रहा है आपकी फैक्ट्री से, आपको पता है फैक्ट्री से बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री से वेस्टेज निकलता है, तो उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए होना चाहिए फैसिलिटी। अगर आप एक ऐसी एरिया में कर रहे हैं, लाइक ऑब्वियस आपको पता है फैक्ट्रीज को आप सिटी में नहीं ऐसी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकते हैं क्योंकि आप कितना पॉल्यूशन होगा तो लोगों की लाइफ इंपैक्ट हो। तो ऐसी जगह आपको फैक्ट्री डालनी पड़ती है जहां पे वेस्ट जो डिस्पोजल फैसिलिटी है वो इजिली क्या हो आपके लिए अवेलेबल हो, ताकि कोई नुकसान भी ना हो एनवायरमेंट को और वो इजिली क्या हो जाए, डिस्पोज हो पाए। आ जाता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन और क्लाइमेट कैसा, आपके वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट में फैक्ट्री डालते हैं जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या आपको लगता है एम्प्लॉयज वहां पे रुकना चाहेंगे, हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे, आप खुद भी नहीं करना चाहेंगे। राइट, सो ऐसी जगह आपको लोकेशन देखनी होती है जहाँ पे आपके एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल हो। ऐसा ना कि वहाँ पे सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, साइक्लोन प्रोन कंडीशन है। तो इस तरीके से भी आपको डिसाइड करना होता है अपनी लोकेशन को। लास्ट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, उसके हिसाब से भी आपको अपनी फैक्ट्री डालनी होती है। ऐसी जगह अगर आपने डाली गांव में तो आपको पता है वहां पे आपको अनस्किल्ड लेबर इजीली से मिल जाएंगे। सिटी में डालिए तो वहां पे आपको स्किल्ड लेबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो लोकेशन इन सारी चीजों को भी डिसाइड करती है कि आप कहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो या फैक्ट्री जो है वो डालना चाहते हैं। तो ये सारी बात होगी आपकी फैक्टर्स की। फैक्टर्स में आपको एग्जाम में कुछ ना याद है तो सिंपली आप अपने आप को रख के सारी चीजों को सोच सकते हैं कि अगर मैं कहीं डालना चाहूंगी तो मुझे किस किस चीजों की जरूरत होगी। ऑब्वियस आपको वाटर चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, लेबर चाहिए होंगे, तो आप वो खुद भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस भी आप सोचेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, मैं अगर स्टैब्लिश करना चाह रही हूँ तो किस चीज से मुझे फायदा है, किस चीज से मुझे नुकसान है, वही सारी चीजें आप इंपॉर्टेंस में लिख देंगे और मीनिंग तो आपको समझ में आ गई होगी। राइट गाइस, सो इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। So now we are starting with this topic that is plant layout meaning. Right, plant layout क्या होता है, प्लांट लोकेशन के बारे में इससे पहले हमने डिस्कस किया कि प्लांट लोकेशन क्या होता है। उसके बाद आता है ये टॉपिक आपका प्लांट लेआउट। जैसे आपने लोकेशन डिसाइड कर ली कि आपको अपनी फैक्ट्री या बिजनेस कहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, उसके बाद आ जाता है ये प्लांट लेआउट, मतलब किस तरीके से अब आपको अपना बिजनेस का जो फैक्ट्री मतलब जो फैक्ट्री है या बिजनेस है उसके अंदर की चीजें किस तरीके से आपको फिक्स करनी होती है, वो होता है आपका प्लांट लेआउट। लाइक इसको रियल लाइफ से क्या कनेक्ट करें जो आप कनेक्ट कर पाए, क्योंकि आप फैक्ट्री तो डालने जाएंगे नहीं, बट आपने देखा होगा आपका घर किस लोकेशन में आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस तरीके की चीजें आप सोचते हैं प्लांट लोकेशन, उसी तरीके की चीजें आप घर की लोकेशन में भी सोचते हैं कि ये भी इजीली मिल जाए, वो भी इजीली मिल जाए। राइट, उसी तरीके से घर में किस तरीके से कमरे बनवाए जाएं, किस तरीके से चीजें रखी जाएं,
उसी तरीके से होता है आपका फैक्ट्री का भी लेआउट, कि किस तरीके से फैक्ट्री की मशीन्स रखें, किस तरीके से हम फैक्ट्री की सामानें रखें, मटेरियल रखें, और बाकी जो फैसिलिटीज हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से करें, कहाँ पे वेंटिलेशन लगाएं, कहाँ से एयर प्रॉपर आएगी जाएगी, लेबर के लिए किस तरीके की फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करें। तो वो सारी चीजें हम प्लांट लेआउट में कंसीडर करते हैं। तो प्लांट लेआउट इज बेसिकली व्हेन यू डिसाइड सच थिंग लाइक हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द फैसिलिटीज विद इन दी फैक्ट्री, राइट, इट इज व्हाट इट इज योर प्लांट लेआउट। इस तरीके से हम इस चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। और मेन मोटिव क्या होता है प्लांट लेआउट में? मेन मोटिव यही होता है कि आपको चीजें इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है फैसिलिटीज का, फिजिकल फैसिलिटीज का, कि चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल हो पाए। लाइक अगर आपको मटेरियल इस तरीके से, मशीन इस तरीके से सेटलमेंट करनी है कि जब भी आपको जरूरत हो उस मशीन की या उस मटेरियल की, तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है उस मशीन को दूसरे रूम में लाने के लिए, क्योंकि वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होनी है। इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि आपका ना तो समय व्यर्थ हो, ना तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगे, और ना तो आपको उसको हैंडलिंग कॉस्ट मतलब ज्यादा करना पड़े, मतलब एक जगह से उस जगह तक आप सामान को ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं, उस तरीके से नहीं। जिस चीज की जहां रिक्वायरमेंट है वो चीज वहां अवेलेबल हो जाए, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। इस तरीके से हम लेआउट को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो पेपर में आप इसको अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेन चीज होती क्या है, उसमें हमें करना क्या होता है, राइट गाइस। अब हम बात करने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है आपका, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्लांट लेआउट डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फैक्ट्री के लिए। सो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट लेआउट, या फिर रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया ताकि आप अच्छे से समझ पाए पेपर में। तो वो हो जाएगा अगर आपको घर की चीजें किस तरीके से कमरे बनवाने, किस तरीके से आपका बाथरूम फैसिलिटी होगी, ये इस चीजों को किस तरीके से आप डिसीजन लेंगे, उस तरीके की इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ जाता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किस तरीके से आ जाएगा, जैसे आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, अब इस तरीके की आपको कौन सी फ्लोर में कहां से कमरा बनाना है, किस तरीके से जगह कटेगी, किस तरीके से जीना जाएगा, किस तरीके से मटेरियल रखेंगे, किस तरीके से हम मशीनों को अरेंज करेंगे, ये सब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप फिर तोड़फोड़ कराने लग जाएंगे अपने घर की, आपने फैक्ट्री की कि नहीं ये कमरा यहाँ पे नहीं सूटेबल, यहाँ पे एयर नहीं आ रही, अब हम उसको चेंज करेंगे, और फिर आप बार बार चेंज करके अपना पैसा लगाते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, एक टाइम बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसकी चीजें अरेंज कर दी है आपने, थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, बट इतने लार्ज लेवल पे आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते इस केस को लेके। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हम बात करते हैं, इस फैसिलिटी, इस स्ट्रक्चर को लेके हम लंबे समय तक अपने बिजनेस को क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आप इस डिसीजन को बहुत ही वाइसली लें। नेक्स्ट आता है इट फैसिलिटेट द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट, रिड्यूस योर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एंड सेव योर टाइम। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि अगर आपका लेआउट अच्छा है, आपकी फैसिलिटीज अच्छी है, अगर आपकी मटेरियल मशीन सबका अरेंजमेंट बढ़िया है, तो आपकी टाइम जो है वो सेव होगा, क्योंकि मशीन जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो वहीं पे है। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि लेबर को भेज रहे हैं कि वहां से मशीन का काम करके और फिर वो लेके सामान आ रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में, हो रहा है नीचे वाले फ्लोर में। जिस चीज की रिक्वायरमेंट अगर आपने उसका अरेंजमेंट उसी जगह किया है, तो आपका टाइम बचेगा, साथ साथ आपकी कॉस्ट बचेगी। लेबर से अगर आप ऊपर नीचे करवा रहे हैं तो आप उसको दिहाड़ी देंगे, तो वो तो आपके पैसे जा रहे हैं ना, तो वो भी आपकी सेव होगी। मटेरियल हैंडलिंग इजी हो जाएगी। मटेरियल को देखिए, मशीन्स क्या होती है, बहुत ही कभी कभी बहुत डेलिकेट होती है। अगर आप अपनी मशीन को हैंडल करने में ही मशीन की तोड़फोड़ हो गई या मशीन टूट गई किसी तरीके से, तो आपका खर्चा अच्छा खासा निकल आएगा। तो इस तरीके से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप वाइसली लेके आप इन सारी चीजों के क्या कर पाए, प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाए। Next, it promote efficiency of manpower and also provide employee safety and security, right? या employees convenience, इस तरीके से आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्लांट लेआउट अगर हम अच्छी तरीके से बना रहे हैं तो एम्प्लॉय की सेफ्टी रहेगी, उनके लिए कन्वीनियंस रहेगा, उनकी एफिशिएंसी आप बनाए रखेंगे। अगर आपको सोचे कि आपके मतलब फैक्ट्री में लेबर है, लेबर मशीन अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, वो बेचारे मशीन को इधर से उधर ले जाने में थक जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो एफिशिएंटली आपका बाकी काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे, ऐसे ही थक जाएंगे। तो एफिशिएंसी कहाँ जाएगी? उनसे आप अच्छा काम निकाल पाएंगे? नहीं। अगर आपका अरेंजमेंट तक बेकार है कि एम्प्लॉयज की सेफ्टी नहीं है, वहां पे आपके मशीन से सिर्फ हीट रिलीज हो रही है, प्रॉपर एयर पास आउट हो नहीं रही, आपने उसकी कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया उस फैसिलिटी का, तो आपको क्या लगता है आपकी एम्प्लॉय की सेफ्टी है यहाँ पे, उनका वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपकी एम्प्लॉयज की सेफ्टी बनी रहे, आपके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बनी रहे, इस तरीके से भी आपको इस डिसीजन को लेना होता है। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
Now we are starting with the last importance here, that is your supervision and control, right? अगर प्लान लेआउट अच्छा होगा तो ये सुपरविजन और कंट्रोल में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये हम देखते हैं। जैसे कि आपका लेआउट इस तरीके से प्रॉपर है कि एक सेंट्रल कंट्रोल आप रख सकते हैं, मतलब एक जगह पे अगर आप खड़े होगे, जो भी सुपरवाइजर है वो खड़े होके पूरा मैनेजमेंट देख सकता है कि चीजें कैसे चल रही है, मशीन प्रॉपरली ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि कोई भी पर्सन एक जगह पे खड़े होके हर चीज का क्या कर पाए, सुपरविजन कर पाए। ऐसा नहीं कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें आपने अरेंजमेंट कर रखी है कि उनका सुपरविजन के लिए भी आपको एक एक अलॉट करना पड़ रहा है, एक एक एरिया के लिए भी, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सुपरविजन कंट्रोल अगर अच्छा है और वो यूज ऑफ प्रॉपर स्पेस, मतलब आपने स्पेस जितनी आपको लेआउट में जगह है उसका अरेंजमेंट इस तरीके से क्या कि स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है प्लांट लेआउट का आपका। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्लांट लेआउट की, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लांट लेआउट के, राइट गाइस। उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव एंड इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि अगर आपको इंपॉर्टेंस आते हैं ना तो आप ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव याद है तो आप इंपॉर्टेंस लिख लेंगे, क्योंकि आपस में कहीं ना कहीं आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया कि प्लांट लेआउट क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, उसका रोल क्या है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि टू फैसिलिटेट द प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस, राइट। तो प्लांट लेआउट क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है कि आप प्रॉपर जो भी स्पेस है उसका आप अच्छा यूटिलाइज कर पाए। अगर आपने एक आइडियल प्लांट लेआउट डिसाइड किया, मतलब एक ऐसा प्लान लेआउट जो बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है, अगर आपने उस प्लान लेआउट के थ्रू अपना जो फैक्ट्री का अरेंजमेंट है वो किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, क्या उसका रोल रहेगा कि वो आपका प्रॉपर यूज ऑफ स्पेस को फैसिलिटेट करेगा, कि आप अपना कम से कम एरिया, अगर कम से कम भी एरिया तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। इस तरीके का लेआउट आपका फैसिलिटेट करेगा, राइट। सो इस पॉइंट को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट विल इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड विदाउट एनी डिले। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ये आप अपने लैंग्वेज में खुद भी पेपर में लिख सकते हैं, इसलिए ज्यादा डीप डिस्कशन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। डिले के बिना काम पूरा हो जाना, ऑब्वियस अगर प्लान लेआउट अच्छा है, अरेंजमेंट अच्छा है, मटेरियल मैन आराम से मिल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मटेरियल ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ रहा है, मशीन को ऊपर से नीचे लाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, जो आपका काम होगा, फैक्ट्री का जो वर्क होगा, आपकी बिजनेस का जो वर्क होगा, वो बिना किसी डिले के क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट किस तरीके से, मतलब कि अगर आपको सामान, जैसे मैंने डिस्कस भी किया है कि ऊपर वाले फ्लोर तक ले जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपको लेबर को देना पड़ेगा वेजेस, और अगर मटेरियल उसमें टूट गया या कुछ हो भी गया तो उसका भी आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये रिड्यूस कर देता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अगर आपने आइडियल प्लांट लेआउट डिसाइड किया है तो जो चीज जहां जरूरत है वो चीज वहां अवेलेबल हो जाएगी ऑन टाइम, ज्यादा उसका मूवमेंट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि इस कॉस्ट से आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो इस पॉइंट को भी आप हम कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को भी रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है, एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं प्लांट लेआउट में। तो गाइस अगर आपको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, मशीन अच्छी तरीके से नहीं रखी है, मान लीजिए किसी के मशीन पैर में पड़ गई या उसका पैर कट गया या कुछ ऐसा हो गया मिस हैपनिंग, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ये भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी फ्लोर है आपकी, उधर से इधर मटेरियल जा रहा है, कोई गिर गया, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं एक्सीडेंट, या फायर, आग लग गई है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है उसकी वजह से, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, एक्सीडेंट को दे सकती हैं, राइट। अगर लेआउट अच्छा है तो एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है यूटिलाइज लेबर एफिशिएंटली। अपने लेबर को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि जब मटेरियल और मैन आपस में एक साथ है, मशीन आपस में अच्छे से टाइमली अवेलेबल हो रही है, तो उन्हें ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मतलब ऐसा काम नहीं करना पड़ रहा है जिससे उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही हो। तो आप क्या करेंगे, वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनका वेंटिलेशन प्रॉपर है, फैसिलिटीज प्रॉपर है, वाटर फैसिलिटीज अच्छी है, तो वो एसी में भी है तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो ये भी आपका जो अच्छा लेआउट होता है वो फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल। ये क्या करता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोरल इंक्रीज करता है। प्लांट लेआउट मतलब आपका बिजनेस का अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी लोकेशन है, अच्छा आपने अरेंजमेंट फैसिलिटीज अपने दे रखी है उन लोगों को, तो उससे क्या होगा, उनका मोरल बूस्टअप होगा, उनका अच्छा सुपरविजन होगा, उनको गाइडेंस अच्छी मिलेगी, तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे और उनको लगेगा कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन या इस फैक्ट्री के साथ बने रहना है, ऐसा नहीं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो यहाँ पे किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से क्या करता है, ये एम्प्लॉयज का मोरल इंप्रूव करता है। इसी से इंटर रिलेटेड आ जाएगा कि
इंक्रीज एम्प्लॉय सेफ्टी एंड वेलफेयर। एम्प्लॉय की सेफ्टी वेलफेयर मैंने बताया कि एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाएंगे, उनको टाइमली चीजें मिल जाएंगी, उनको अच्छा प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनकी सेफ्टी बनी रहेगी, उनका वेलफेयर होता रहेगा, तो ये भी एक बेनिफिट हो जाएगा। सो नाउ लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो आता है ईज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल। जैसा कि हमने इंपॉर्टेंस में भी देखा कि क्या कर देता है, इंपॉर्टेंस ये है कि अच्छा डिसीजन लेंगे तो सुपरविजन एंड कंट्रोल इजी हो जाएगा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सेम मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंस को ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या, ये फैसिलिटेट कर देता अच्छा सुपरविजन एंड कंट्रोल, अच्छी जगह से चीजें मैनेज है, प्रॉपरली अरेंजमेंट है, चीजों को देखने में दिक्कत नहीं हो रही है, प्रॉपर आप गाइडेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर ले रहे हैं, तो कंट्रोल और सुपरविजन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। राइट, से हमने डिस्कस किया है आपकी की मीनिंग क्या होती है, इसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट जो हमने अभी डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंस। राइट, स्टिल कोई भी डाउट है इस टॉपिक को लेके सो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक दैट इज टाइप्स। ठीक है, टाइप्स को हम बात करेंगे कि प्लांट लेआउट के टाइप्स क्या होते हैं। इससे पहले वाले पार्ट जिन्होंने देख रखे हैं प्लांट लेआउट के, वो समझ गए होंगे कि मैंने इस वीडियो को अभी पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग को ज़्यादा डिले मत हो कंटेंट प्रोवाइड करने में, तो वो चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टाइप्स पे आ गए हैं और इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा, उसके बाद आपका प्लांट लेआउट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आउट जाएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्लांट लेआउट के टाइप को लेके। तो सबसे पहले जो प्लांट लेआउट का टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट को मैं इजी बताऊं, अगर मैं आपकी जगह पढ़ रही होती तो मैं ऐसे ही समझा लेती खुद को कि किसी प्रोडक्ट को बनाना है, किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाना है, उसको किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन से स्टेजेस हैं जिससे वो पूरा फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा, वो होता है आपका प्रोडक्ट लेआउट। मतलब इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाना है तो रॉ मटेरियल, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते थे बहुत इजी केक का, तो पहले ब्रेड लगाई, तो एक कॉर्नर पे ये काम चल रहा है, उन्होंने इनको दिया ब्रेड लगा के उन्होंने दे दिया, उन्होंने आइसिंग कर दी, उन्होंने इनको शिफ्ट किया, इन्होंने क्या किया उसका डेकोरेशन कर दिया, उन्होंने इनको दिया, इन्होंने क्या किया पैक कर दिया, ये क्या हुआ सीन चलता गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कस्टमाइज हो। कस्टमाइज स्टैंडर्डाइज में डिफरेंस क्या है? कस्टमाइज मतलब कि मैंने अपनी विश के अकॉर्डिंग बताया कि मुझे ऐसा चाहिए। अगर मैं केक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जहाँ पे एक ही जैसे केक बन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कस्टमर के डिमांड पे आप अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, फिर वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया प्रोडक्ट लेआउट, मतलब कि यहाँ पे चीजें क्या होती है सीक्वेंस में चलती है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है और एक जैसा प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड गुड जो है वो बनके तैयार हो जाता है। लाइक आपने देखा होगा फैक्ट्री में जो भी चीजें होती है स्टैंडर्डाइज, लाइक कोलगेट है, तो वो ऐसा तो नहीं मेरे घर में अलग आ रहा है, आपके घर में अलग आ रहा है, उनके घर में अलग आ रहा है, आ तो एक ही जैसा रहा है, सेम क्वांटिटी सेम साइज एंड एवरीथिंग सेम। राइट, इस तरीके से बहुत सारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में बनते हैं, तो उनका एक प्रोसेस जो होता है वो सीक्वेंस में चलता है। तो ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट लेआउट। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया कि प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोडक्ट लेआउट में अगर आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने को आ गई तो क्या करेंगे। पहले तो हमने आप बात की कि सीक्वेंस में चीजें चल रही है, मतलब कि इन्होंने इनको दिया इनको ने, तो क्या है आपस में इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड। तो हम कह सकते हैं इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड, इसका मतलब क्या है टाइम सेव हो रहा है, जल्दी जल्दी चीजें चल रही है, प्रोसेस में चल रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इधर से इधर इधर से इधर, तो ये क्या हो गया आपका एडवांटेज हो गया। राइट, इसी को आप डिसएडवांटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है यहाँ पे प्रोसेस। इंटर रिलेटेड मतलब डिपेंडेंसी है, मैं इन पे डिपेंड कर रही हूँ, इन्होंने अगर मुझे ब्रेड नहीं सही से दी तो मैं उसकी आइसिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं आइसिंग नहीं कर सकती तो वो डेकोरेशन नहीं कर सकते, कोई भी पार्ट गलत हो गया सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा। तो ये हो गई डिसएडवांटेज कि इंटरडिपेंडेंस के कारण क्या है एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है, कुछ भी खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज जो आपकी प्रोडक्ट लेआउट में आ जाएगी वो आ जाएगी रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। वाई रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट? बिकॉज जो मटेरियल है वो एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में आ रहा है, दूसरे सेक्शन से तीसरे सेक्शन में आ रहा है, कि असेंबली में प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे मटेरियल को ज्यादा हैंडल नहीं करना पड़ रहा है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर लेके जा रहे हैं या जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां लेके जा रहे हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या हो जाती है आपके रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका लेजर वेजेस एज अनस्किल्ड वर्कर कैन वर्क ऑन दिस। राइट, मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो एक लाइन में चल रहा है। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज में देखा होगा जहाँ पे मशीन ही सारा काम कर देती है, खाली जो आदमी होते हैं उनको क्या करना होता है, बस सामान को डालना होता है, निकालना होता है। तो ये क्या हो रहा है कि अनस्किल्ड वर्कर भी इसे कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है या वही लोग कर सकते हैं जो स्किल्ड है। राइट, सो इसमें लेजर वेजेस का भी एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके पार्ट डिसएडवांटेज में यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, क्योंकि प्रोसेस जो है सीक्वेंस पे हो रहा है, तो वहां पे आप चेंजेस नहीं कर सकते कि ये पहले हो जाए वो बाद में हो जाए, या प्रोडक्ट फिर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कहाँ प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही साथ मोनोटोनस जॉब है, क्योंकि आपको क्या करना है, बैठे रहना, खड़े रहना, देखना है, सामान को बस डालना है, निकालना है। सो दिस इज वेरी मोनोटोनस जॉब। एक टाइम के बाद इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, तो ये क्या हो गई इसकी डिसएडवांटेज हो गई।
नेक्स्ट टाइप का जो आपका लेआउट आता है वो आता है आपका प्रोसेस लेआउट। जो प्रोसेस लेआउट होता है वो आपका बिल्कुल अपोजिट होता है आपके प्रोडक्ट लेआउट का। प्रोडक्ट लेआउट हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट लेआउट में क्या हो रहा है, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को फॉलो अप करते हुए, राइट। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, मैं आपको क्या शो करूँ यहाँ पे। सपोज करते हैं ये अंकल चिप्स का पैकेट है, आई नो ये अपोजिट दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा ऑन है, तो इसको प्रोड्यूस करना एक क्या है, ये प्रोडक्ट लेआउट पे बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा कि अब आपने अगर इसको प्रोड्यूस किया तो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपने फॉलो अप किया होगा। कैसे, इसका पहले जो आलू आया होगा वो एक मशीन में कट रहा होगा, उस मशीन से वो धुल के दूसरी मशीन में जा रहा होगा, सूख रहा होगा, ठीक है, कोई लेके जा रहा होगा मैन, है ना। फिर उस मशीन से वो तीसरे में जा रहा होगा जिसमें इसमें मसाला लग रहा होगा, फिर नेक्स्ट मशीन में जा रहा होगा जहाँ पे ये एक पैकेट में पैक हो रहा है, नेक्स्ट मशीन में जा रहा होगा जहाँ पे ये सारी चीजें इसमें क्या हो रही होंगी, पब्लिश हो रही होंगी। तो ये क्या था आपका प्रोडक्ट लेआउट। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट अपोजिट है। अब प्रोडक्ट तो बन गया ना, अब प्रोसेस लेआउट में क्या होता है कि इस तरीके से नहीं होता कि एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉलो कर रहे होते हैं कि एक ही नज़ारे मतलब एक ही तरीके से चीजें चली। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, जो मशीनें एक तरीके का काम करती हैं उनको एक लोकेशन में शिफ्ट कर दिया, जो मशीनें एक तरीके का काम करती हैं उनको अलग लोकेशन में शिफ्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस लेआउट होता है वहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं अपने सेक्शन या लेआउट को, ठीक है। अब मैं एग्जांपल यहाँ पे देने वाली हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी आप कोई कार खाने जाते हैं जहाँ पे आप कार ठीक करने जा रहे होते हैं या कार जहाँ पे बन रही होती है, तो वहां पे क्या कर रहे होते हैं वो लोग, अलग अलग सेक्शन में उनकी चीजें होती है। कार के पार्ट्स कहीं अलग होते हैं, स्क्रू ड्राइवर कहीं अलग होते हैं, बाकी चीजें कहीं अलग होती है। आप भी अपना कार ठीक कराने जाते हैं तो आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट, लाइक आपको हो गया कि आपको अपने स्क्रू जो है वो टाइट करें, तो बस वही स्क्रू वाले सेक्शन से ला के वो काम कर देंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज इंटीग्रेट करते हुए वो लेके आगे बढ़े। तो इस तरीके का लेआउट कहाँ चलता है, प्रोसेस लेआउट में। जो चीज जहां जरूरत है जिस जगह की, वो चीजें वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट लेआउट में स्पेस की ज्यादा जरूरत नहीं होती आपको, क्योंकि सीक्वेंस में चीजें चल रही होती है। प्रोसेस लेआउट में सिंस आप हर चीज को अलग अलग सेक्शन दे रहे होते हैं तो वहां पे ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वुमेन सेक्शन का कपड़े अलग है, मेन के अलग है, बच्चों के अलग है, टॉयज अलग है, ग्रोसरी अलग है। तो इस तरीके से भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस सेक्शन से जिस चीज की कस्टमाइज प्रोडक्ट की जरूरत है आपने उसको लाके वो दे दिया, तो वहां पे स्टैंडर्डाइज एक जैसा, यहाँ पे कस्टमाइज, जिसको कस्टमर को जिस तरीके की चीजें चाहिए आप उसको उस तरीके की चीजें दे पाओ, अवेलेबल कर पाओ, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और अपना लेआउट जो है वो अरेंज करते हैं, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर है प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ लेआउट, दैट इज कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई भी जो फैक्ट्री है वो एक ही टाइप का लेआउट यूज कर रही हो, या तो प्रोसेस या तो प्रोडक्ट। बहुत जगह ऐसा होता है कि फैक्ट्री जो होती है वो आपके दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रही होती है। कैसे, मतलब कि जब उसको कोई प्रोडक्ट उसने बना लिया तो वो क्या यूज कर रही है, अपना प्रोडक्ट लेआउट, और प्रोसेस लेआउट जब उसको असेंबल कर रही है, प्रोडक्ट को अरेंज कर रही है, तो वो यूज कर रही है आपका प्रोसेस लेआउट, राइट। जैसे कि रेफ्रिजरेटर को बनाया, पूरा प्रोसेस किया, अलग अलग जगह रेफ्रिजरेटर तैयार हुआ, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स जो है वो सारे तैयार हुए, अब उन पार्ट्स को ला के एक साथ क्या करना, असेंबल करते जाना, वो क्या हो गया आपका प्रोसेस लेआउट हो गया। जिस हर जगह से पार्ट्स जो है वो लाएं, वो क्या हुआ, एक असेंबल हुआ, वो क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर तैयार हो गया, ये हो गया आपका प्रोसेस लेआउट। तो मतलब प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट का जो मिक्सचर होता है वो होता है आपका कॉम्बिनेशन लेआउट, और ये ही आपका मोस्टली हर जगह क्या होता है, फॉलो अप होता है। लास्ट जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पे वो लेआउट होता है। मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारे गुड्स क्या होते हैं, जो मतलब प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लाइक एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन आपको बनाना है, शिप्स बनानी है, डैम्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्डिंग्स को ठहरा के कहीं और लेके जा रहे हैं या एरोप्लेन को उठा के कहीं और लेके जा रहे हैं। प्रोडक्ट और मतलब जो मटेरियल मैंने आप उसको वहां पे ले आते हैं, वो चीजों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, असेंबल करते हैं, तो वो क्या है, वो आपका आ जाएगा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट मतलब जो प्रोडक्ट है जिसको आपको चीज बनानी है उसकी पोजीशन तो फिक्स्ड है, बाकी उस चीजों को बनाएंगे कैसे, उसके लिए कौन कौन से मटेरियल, लेबर, मैन, जो भी आपको मशीन्स लानी है वो आप लेके आ रहे हैं, वो मूव करिए। बट जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो तैयार करें, वो क्या है आपका फिक्स्ड है। क्यों, क्योंकि उसका वेट हैवी है, वो बल्कि है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, उसका कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, राइट। सो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि लेआउट के टाइप्स क्या हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोसेस, प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन, और ये जो लास्ट हमने डिस्कस किया फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है, इसको आप पेपर में आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद दिस थिंग। फर्स्ट जो आपका फैक्टर इफेक्ट करता है वो आता है आपका पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट की आपकी क्या पॉलिसीज हैं वो आपके प्लान लेआउट को इफेक्ट करती हैं। मैनेजमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन, ठीक है, उनका नेचर, साइज, इन सारी चीजों के लेके मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज बनाता है। उन पॉलिसीज को देखते ही हुए ही हम अपना जो लेआउट है प्लांट का कि किस तरीके से अरेंजमेंट करना है फैसिलिटीज का, उसको हम करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है वो अफेक्ट करती है आपके इस डिसीजन को कि आपको प्लांट लेआउट या अरेंजमेंट जो करना है अपने मशीन्स, मटेरियल, मैन का, वो किस तरीके से करना है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन भी आपके प्लांट लेआउट को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने प्लांट लेआउट और प्लांट लोकेशन को पढ़ रखा है, तो प्लांट लोकेशन क्या होती है कि इस लोकेशन में आपको अपना फैक्ट्री या बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश करना है, वो भी आपकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है उसको अफेक्ट करता है। अब आपको ये देखना होगा कि लोकेशन कितनी है, साइज कितना मिल रहा है आपको अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने का, उसका शेप कैसा, उसका नेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो ये सारी चीजें भी आपकी फैसिलिटीज के अरेंजमेंट को क्या कर देती हैं, अफेक्ट कर देती हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट का नेचर कैसा है वो भी आपके प्लांट लेआउट को अफेक्ट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसके लिए आपको मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो रहा है, जैसे हमने डिस्कस भी किया टाइप्स ऑफ लेआउट में, अगर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हो रहा है तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट रेफर कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ रहा है तो वहाँ पे आप प्रोसेस लेआउट आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिसाइड करता है कि आपका टाइप ऑफ लेआउट किस तरीके का होगा, किस तरीके का लेआउट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। उसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस कितना अवेलेबल है वो भी अफेक्ट करता है। फ्लोर स्पेस सपोज करें कि इससे पहले हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट को, तो प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर एक सीक्वेंस में ऑपरेशन चल रहा है, ज्यादा आपको स्पेस की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए प्रोडक्ट लेआउट के लिए तो आपको कम स्पेस है अगर, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं या उस तरीके का लेआउट आप स्टैब्लिश कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपकी स्पेस ज्यादा है तो वहाँ पे आपके लिए प्रोसेस लेआउट बेनिफिशियल होगा। प्रोसेस लेआउट क्या होता है कि जहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन में चीजें रखनी है, ज्यादा जगह आपको जरूरत होगी, जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी तब वो आप चीज ला के उसको यूज कर पा रहे हैं, तो उस तरीके से क्या होता है वहां पे आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो आपका नेचर मतलब स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसा है वो भी आपके फैक्टर को अफेक्ट करता है। दूसरा चीज ये भी है कि आपको स्पेस का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करना है, इसलिए भी आपको प्लान लेआउट अपना अच्छा डिसाइड करना है या आइडल लोकेट करना है या जो भी है, तो वो क्या कर रहा है आपका ये इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसका भी असर क्या करता है, इस पे पड़ता है। सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर भी आपका प्लांट लेआउट जो है वो अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, सर्विस फैक्टर हर तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मटेरियल को सर्विस देनी है आपको, मटेरियल की ज्यादा हैंडलिंग कॉस्ट ना आए, मटेरियल अगर टूट ना जाए, उसके मतलब की कॉस्ट इस तरीके से भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस वाली ना आए, तो ये क्या है आपकी अफेक्ट कर रहा चीज। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसी तरीके से कि सर्विस अगर आपको एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी है कि एम्प्लॉयज को टाइमली वेजेस मिल रहा हो, एम्प्लॉयज को प्रॉपर वेंटिलेशन, क्लाइमेट, इस तरीके से चीजें मिल रही हो, तो वो सारी चीजें भी क्या कर रही है आपकी प्लांट लेआउट की चीजों को अफेक्ट कर रही है, उस पर असर डाल रही है। तो ये भी एक याद रख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर भी आपका प्लांट लेआउट और स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज को अफेक्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर आपको चेंज करनी है तो ऐसा ना हो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, लेआउट में इतना मैन मशीन मटेरियल को इतना स्ट्रिक्ट रख रखा है आपने कि इन केस कोई रिक्वायरमेंट पड़ गई तो भी वो आप अरेंज नहीं कर पा रहे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लेआउट को इस तरीके से भी अरेंजमेंट होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी का एक टर्म कुछ हद तक तो दिखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो भी आपके प्लांट लेआउट के डिसीजन को या प्लांट लेआउट को अफेक्ट करता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका वेटिंग फैक्टर। वेटिंग फैक्टर जो है वो लास्ट फैक्टर है यहाँ पे। वेटिंग फैक्टर भी आपके टाइप ऑफ लेआउट को अफेक्ट करता है, कितना वेट आपको करना पड़ रहा है मैन मटेरियल के लिए। लाइक आपका अगर बहुत ज्यादा वेट हो रहा है कि मटेरियल जो है मैन तक पहुंच नहीं पा रहा है या मशीन मैन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उससे क्या होता है आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है आपके रिजल्ट में, आपकी ग्रोथ में, आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके से प्लांट लेआउट के ये सारे फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने काफी कम मतलब 7 to 8 फैक्टर्स जो है वो डिस्कस कर लिए, आप इसको देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक की प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है चीजों को आपस में क्या करना, कनेक्ट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा प्लांट लेआउट में। प्लांट लेआउट में क्या होगा कि चीजें जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हो, मतलब कि जब आपको मैन की रिक्वायरमेंट है वो आपको हो, ठीक है। मैन मटेरियल में जो रिलेशन है वो बना रहे हैं, मशीन्स में जो मैन मटेरियल का रिलेशन है वो बना रहे हैं, मतलब आपस में चीजें जुड़ी रहे। इस तरह ना हो कि जब मशीन को मैन की रिक्वायरमेंट तो मैन अवेलेबल नहीं है, जब मैन को मशीन की मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो वो अवेलेबल नहीं है, ऐसा ना हो। इंटरकनेक्टेड हो, इंटर रिलेटेड हो, इंटीग्रेशन हो, जिसको जिस वक्त जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो आपस में क्या हो, इजिली अवेलेबल हो पाए, राइट। तो ये हो जाएगा ओवरऑल ये प्रिंसिपल हो जाएगा ओवरऑल इंटीग्रेशन का।
राइट गाइस, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या कि जगह का जो डिस्टेंस है वो कम हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो डिस्टेंस है मैन और मटेरियल का वो बहुत ज़्यादा है मशीन्स का, तो आपको लाने ले जाने में अरेंज करने में समय लग जा रहा है। तो डिस्टेंस कम होगा तो आपका टाइम सेव होगा, आपकी कॉस्ट सेव होगी। तो ये भी याद रखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो मतलब कि कहते नहीं कि चीजें फ्लो में चलने दो, मतलब कि आराम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस तरह का अरेंजमेंट रखो इस तरीके से हो कि रुकावट ना आए, ठीक है, डिले मत हो, फ्लो हो, चीजें अरेंज होती जा रही है, असेंबल होती जा रही है। लाइक कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसका पहले पैकेज, मतलब जो भी प्रोसेस है आपका, लाइक ले लेते केक बनाना है तो केक के पहले जो ब्रेड है वो होनी चाहिए, फिर उसमें जो भी आपको आइसिंग वगैरह करनी है वो होनी चाहिए, फिर इसको डेकोरेशन करना होना, फिर इसको डिब्बे में पैक करना हो, तो मतलब एकदम स्मूथली चलता जाए वो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर आपको वो डिले हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मतलब क्या है, जैसे हमने डिस्कस भी किया ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि वर्कर को सेफ्टी दी जाए, है ना, उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट हो कि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। ऐसा नहीं है कि उनके लिए मशीन से उनको कोई एक्सीडेंट के चांसेस हैं या उनको वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मतलब यही होता है कि आपको इस तरीके का प्लान लेआउट का अरेंजमेंट होना चाहिए, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए कि सेफ्टी हो, वर्कर को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अगर आपका लेबर सेटिस्फाइड है तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे और अपने आपका जो बिजनेस है वो अच्छा ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, या हम कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है आपको स्पेस का। मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बहुत जगह ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, इंटरनेट में काफी फेमस भी रहती हैं कि कुछ आप लोगों ने घर देखे होंगे जहाँ पे जगह कम थी लेकिन उन्होंने कितना अच्छा उसका यूटिलाइजेशन किया। लाइक बेड है वो फिर उसको टर्न करके वो सोफा बना देते हैं, अलमारी है वो टर्न करके फिर वो डाइनिंग टेबल बन जाती है। अगर आप लोगों ने ऐसी वीडियो देखी है तो वो क्या हो रहा है, एकदम प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब कम भी स्पेस है लेकिन लग नहीं रहा कम है, उसका यूटिलाइजेशन इस स्मार्टनेस की तरह की गई है कि वो आपको मल्टीपल बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरीके से आपको अपना लेआउट का भी प्रिंसिपल ये फॉलो करना होता है कि आप क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल तो आप स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका वर्टिकल भी जो स्पेस है वो आपका यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरीके से स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन, या अगर क्यूबिक ना याद आए तो आप लिख देंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर स्पेस यूटिलाइजेशन, कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से स्पेस का क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट कम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन या सुपरविजन कह दूं मैं कि मैक्सिमम हो पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चीजों को सुपरवाइज नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा चीजें कहीं सही जा रही है नहीं जा रही है। ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो हौच पौच है, घिच पिच समझ ही नहीं आ रहा चीजें कैसे रखी हुई है, तो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी यही कहता है कि अरेंजमेंट इतना अच्छा रखो, प्रॉपर रखो कि कोई ऑब्जर्व भी करे ना चीजें तो उसको साफ साफ वो चीजें ऑब्जर्व होती नजर आए, ऐसा ना हो कि उसको दिक्कत हो, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और लास्ट यहाँ पे जो प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी, बहुत ईजी है। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, चीजें आपकी रीच में हो, मतलब कि आप ऐसे ही फैक्ट्री बिजनेस डालना चाहेंगे जहाँ पे ऐसा ना हो कि हौच पौच आपको सामान ही नहीं मिल रही है, ठीक है। आप कार फैक्ट्री है सपोज करो, आपको कार में कुछ कोई आया आपको सही कराना उसको, तो आप स्क्रू ड्राइवर ही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ रखा है कहाँ रखा है। तो ये क्या हुआ कि मैन को मटेरियल की रीच नहीं मिल पा रही है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है टाइमली, तो क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है, क्योंकि ऑलवेज वी से टाइम इज मनी, राइट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंसिपल देखे हैं कुछ, और इन प्रिंसिपल को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इजी लैंग्वेज में, ताकि आप अपने शब्दों में लिख पाए, आपको ये ना हो कि यार याद नहीं आ रहा क्या करना है, ये आप समझ लें। और अगर आपको भूल जाते एग्जामिनर कि प्रिंसिपल क्या थे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक प्लांट लेआउट में कौन कौन सी चीजें कैसी होनी चाहिए, उसी से आप प्रिंसिपल बना देना कि स्पेस का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटी डाल देना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन डाल देना, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन, कुछ भी डाल देना, लेकिन लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर नंबर मिल जाते हैं। और अपना आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका प्लांट लेआउट से ही है कि टाइप्स क्या होते हैं, उसको भी मैं बहुत इजी लैंग्वेज में डिफाइन करूंगी ताकि अपने शब्दों में आप वो लिख पाए, ठीक है गाइस। सो इस नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखेंगे, इससे पहले वाले पार्ट्स को पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कवर के आप देख लेंगे, राइट। सो वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।